दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 सितंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों 3 कृषि कानून के विरोध में किसानों का आक्रोश लगातार जारी है। पिछले 9 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन करने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मुजफ्फरनगर में कल किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में किसान पहुंचे थे। इस महापंचायत का आयोजन भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किया गया। मुजफ्फरनगर में कल चारों तरफ किसानों की भीड़ ही भीड़ थी, जिससे योगी सरकार की होश उड़ गए। यहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की अच्छी खासी भागीदारी देखने को मिली। कहा जा सकता है कि किसानों में केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश है। कुछ किसान संगठनों का मानना है कि चुनाव से इस महापंचायत का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसान संगठन पहले ही भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कह चुके हैं। कई राज्यों में चुनाव है तो कई राज्यों में चुनाव नहीं है, वहां भी सरकारों का विरोध है। कुछ किसानों का मानना है कि यह सरकारों के खिलाफ किसानों का आक्रोश है, गुस्सा है। इस महापंचायत के जरिए उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में एक बड़ा संदेश गया, और जब तक सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। दोस्तों हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जैसा कि कल 5 सितंबर था, कल शिक्षक दिवस मनाया गया। इस दिन को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। ऐसे में आज हम बिहार के 4 महान शिक्षकों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो आधुनिक बिहार और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए अगली पीढ़ी को लगातार शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। जिन शिक्षकों ने बिहार ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम किया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आनंद कुमार का आता है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार के गांव का नाम देवधा है, जो पटना से करीब 25 किलोमीटर दूर है। इस गांव को लोग जितना देवधा नाम से जानते हैं, उससे ज्यादा आनंद के गांव के रूप में जानते हैं। आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक है। आनंद कुमार गरीब छात्रों को IIT की फ्री में कोचिंग क्लास देते हैं। आनंद कुमार एक गणितज्ञ होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी हैं। आनंद कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गरीब छात्रों को फ्री में शिक्षा देकर उनकी काबिलियत को समझा है। उसके बाद बात करते हैं आर के श्रीवास्तव की। तो गुरु दक्षिणा वाले आर के श्रीवास्तव बिहार के जाने माने शिक्षक एवं विद्वान हैं। मैथमेटिक्स गुरु के नाम से मशहूर आर के श्रीवास्तव का जन्म बिहार राज्य के रोहतास जिले के विक्रमगंज गांव में हुआ है। जहां अपने शुरुआती क्लासेस आर के श्रीवास्तव ने अपने मातृभूमि विक्रमगंज से पढ़ाना शुरू किया। आर के श्रीवास्तव ने अपने गाँव के असहाय निर्धन सैकड़ों स्टूडेंट को फ्री में शिक्षा देकर IIT, NIT, BCEC में सफलता दिलाया। आज ये सैकड़ों निर्धन स्टूडेंट अपने गरीबी को काफी पीछे छोड़कर अपने सपनों को पंख लगा रहे हैं। अब बात करते हैं बिहार के रहने वाले HC वर्मा की, जो भौतिक विज्ञानी हैं, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स नाम की एक किताब लिखी है। इस किताब का इस्तेमाल बहुत से स्कूलों में किया जाता है। किताबे में कहा गया है कि वर्मा को उनकी किताब के लिए 1 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिलती है, जिसे वे प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करते हैं और सादा जीवन जीते हैं। अब बात करते हैं मशहूर खान सर के बारे में। जो भी छात्र आज सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वे खान सर के बारे में जरूर जानते होंगे। आखिर खान सर कौन है? खान सर जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतने कम समय में कितना नाम कमा लिया है, चलिए आपको बताने जा रहे हैं। खान सर के बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी सारी मुसीबतों को पार करते हुए एक नई शिक्षा का आंदोलन चलाया, जिसके जरिए वे बहुत से छात्रों के भविष्य को रोशन कर रहे हैं। खान सर पेशे से एक अध्यापक है। वर्तमान में खान सर एक YouTube चैनल पर कोचिंग क्लासेस देते हैं। इस चैनल का नाम खान जी के रिसर्च सेंटर है। इसके अलावा खान सर ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाते हैं। इनकी कोचिंग अटेंड करने के लिए एक बार में लगभग 2000 से ज्यादा विद्यार्थी आते हैं। इसके अलावा खान सर ने अनेक पुस्तकें लिखी है, जैसे जनरल नॉलेज और साइंस आदि पुस्तकें, और इन्होंने उर्दू भाषा में भी पुस्तक लिखी है।
दोस्तों पूर्णिया में खादी मॉल खोलने का रास्ता साफ हो गया है। यही नहीं, हर साल खादी मेले का भी आयोजन किया जाएगा। यह उद्योग विभाग के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि पटना की तरह पूर्णिया में भी खादी और मलबरी माल का निर्माण कराया जाएगा। यह जल्द ही यहाँ CSR के सहयोग से खादी मेला का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके संरक्षक सांसद संतोष कुमार कुशवाहा होंगे। यह शाहनवाज हुसैन शनिवार को पूर्णिया में जिला उद्योग केंद्र में रेशम वाटिका का उद्घाटन किया तथा नवग्रह वाटिका में पौधारोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने उद्योग केंद्र में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से सहायता प्राप्त उद्यमियों द्वारा लगाए गए स्टॉल पर मखाना, टेक्सटाइल, मलबरी, रबर उत्पादकों का निरीक्षण किया तथा उसकी काफी सराहना की। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि पूर्णिया पुराना जिला रहा है, लेकिन विकास में यह पीछे रह गया, जबकि यहाँ विकास की असीम संभावना है। जी मंत्री ने कहा है कि पूर्णिया को पर्यटन और उद्योग का हब बनाने के लिए खाका तैयार किया गया है। जहां उन्होंने कहा है कि जल्द ही पूर्णिया को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पहचान मिलेगी। यहां जूट की पुरानी पहचान को फिर से कायम किया जाएगा तथा इससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। यह मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि यह मक्का का क्षेत्र भी है, इसलिए यहां एथेनॉल उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां एथेनॉल के कई प्लांट निर्माण को अनुमति दे दी गई है। जहां उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने एथेनॉल उद्योग के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, लेकिन इसे और बढ़ाने की मांग की गई है। दोस्तों कल शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के 20 शिक्षकों को राज्य के शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हां, इस मौके पर पटना में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। खबर के अनुसार शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह साथ ही साथ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षक दिवस के मौके पर उन शिक्षकों को सम्मानित किया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए हैं। दोस्तों बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा और एनडीए की सरकार संगमय सरकार है, यानी कि RSS की सरकार है। यह सरकार गोडसे के रास्ते पर चल रही है और ये लोग किस विचारधारा के हैं ये किसी से भी छिपी नहीं है। ये उस विचारधारा के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, बार और जातीय जनगणना सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। यह पटना में स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग इसे जात पात की राजनीति बताते हैं, लेकिन यह समझना होगा कि जब धर्म की गिनती हो रही है तो फिर जाति की गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए। विकास की योजना बनाने में जातीय जनगणना से फायदा होगा। हम लोगों की ये लड़ाई जारी रहेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार नहीं करती है तो फिर बिहार सरकार अपने खर्च पर कराएं। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर पूरे देश में आंदोलन होगा। दोस्तों कल बॉलीवुड स्टार पंकज त्रिपाठी का जन्मदिन था। तो चलिए पंकज त्रिपाठी की कुछ अनसुनी बातों के बारे में जानते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसंड गांव में जन्मे और पले बड़े पंकज त्रिपाठी ने मीडिया के सामने अपने बारे में कई अहम बातें शेयर किया है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके परिवार और पड़ोस में किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वे एक अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध होंगे। जी हाँ, पंकज त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुझे याद है कि मेरी बहन की शादी थी और शादी के दौरान परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा हुए थे। इस दौरान एक ज्योतिषी ने मुझसे सबके सामने में कहा कि मैं दुनिया की यात्रा करूंगा और मैं एक ऐसे पेशे में रहूंगा जो मुझे ऐसा करने की अनुमति देगी। उन्होंने सोचा कि शायद मुझे नौकरी मिल जाएगी और मैं नेपाल चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य है और हमारे गाँव के लोग, कई लोग श्रमिक के रूप में यानी कि मजदूर के रूप में नेपाल गए हैं काम करने के लिए। जब पंकज त्रिपाठी ने कहा है कि 2004 में अपने करियर की शुरुआत करते हुए सिनेमा में अपनी सफलता हासिल करने से पहले वे कठिन समय से गुजरे और उसने कई टेलीविजन शो किए। दोस्तों बिहार में कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जहां बिहार के 15 जिलों के करीब 20 लाख की आबादी अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। जहां इस बीच अब तक 53 लोगों की जान जा चुकी है। जहां इधर बाढ़ के कारण दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शनिवार को भी ठप रहा। आपदा प्रबंधन विभाग का दावा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बिहार के 15 जिलों के 83 प्रखंडों की कुल 394 पंचायतें बाढ़ से आंशिक या फिर पूर्ण रूप से प्रभावित हैं। दोस्तों बिहार के सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू को आज एक बड़ा झटका लगा है। जहां कद्दावर नेता और पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान प्रेमा चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने पातेपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने का वादा किया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने वादा खिलाफी की और एक राजनीतिक साजिश के तहत मुझे पिछले विधानसभा में टिकट नहीं दी गई।
दोस्तों, सुबह जब आप अपने घर से दफ्तर के लिए या अपनी गाड़ी से कहीं और निकलते हैं तो सड़क पर वाहनों के यानी कि गाड़ियों के हॉर्न से परेशान हो जाते होंगे। यह सड़क पर आगे गाड़ियों की कतार और पीछे से आते गाड़ियों की हॉर्न को सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। यह गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें इतना इरिटेट करती है कि कई बार तो ट्रैफिक सिग्नल पर इसी वजह से लड़ाइयां भी हो जाती है। ज्यादातर गाड़ी चालक मानकों का ख्याल नहीं रखते हैं और प्रतिबंधित क्षेत्र में भी हॉर्न मारते रहते हैं। ऐसा करके वे ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। जहां कानों में चुभने वाली हॉर्न की आवाजें हमें बहुत चुभती है। हम सोचते हैं कि आखिर इनका इलाज क्या है, सरकारें कुछ करती क्यों नहीं। जी हां, अगर आप भी सड़कों पर गाड़ियों के हॉर्न से परेशान हो जाते हैं तो आपके लिए एक उम्मीद भरी खबर है। यह खबर यह है कि केंद्र सरकार गाड़ियों के हॉर्न की आवाजों को लेकर नए नियम लागू करने की तैयारी में है। जी हां, अपने काम को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हॉर्न की आवाजों को इरिटेटिंग से सुखद बनाने के लिए नए नियमों पर काम कर रहे हैं। खुद नितिन गडकरी ने नए नियमों को लेकर मंत्रालय की तैयारी के बारे में जानकारी शेयर की है, यानी कि जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक जल्द ही आपको गाड़ियों के हॉर्न की कर्कश आवाज से मुक्ति मिल जाएगी। जी हां, गाड़ियों की हॉर्न की कसदाई आवाज को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनके मंत्रालय के अधिकारियों कारों के हॉर्न की आवाज बदलने पर काम कर रहे हैं। कोई आपके पीछे से हॉर्न बजाए और आपको बांसुरी या फिर वायलिन की धुन सुनाई दे तो फिर कितना सुखद होगा ना। कुछ ऐसी ही तैयारी है सरकार की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक आने वाले समय में गाड़ियों के हॉर्न की कर्कश आवाज से मुक्ति मिल जाएगी। हॉर्न की बोरिंग साउंड की जगह भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि सुनाई देगी। दोस्तों, भारत में आईएएस अधिकारियों पर देश की जनता की सेवा और सुरक्षा का जिम्मा होता है। जी हां, देश के तेज तर्रार आईएएस अधिकारियों में गिने जाने वाले सुहास एलवाई अपने काम में ईमानदारी और मेहनत के लिए गिने जाते हैं। जी हां, हालांकि आज उनकी पहचान सिर्फ यही नहीं है, आज वे देश के पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आईएएस अधिकारी से लेकर पैरा शटलर तक इस खिलाड़ी ने अपनी जिंदगी के इस शानदार सफर में कभी भी अपनी कमी को आड़े आने नहीं दिया। जी हां, बचपन से दिव्यांग सुहास ने जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अपनी इस कमजोरी का रोना नहीं रोया, बल्कि इस कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। दाएं पैर में विकार होने के बावजूद भी जब सुहास बैडमिंटन कोर्ट में उतरते हैं तो फिर बड़े बड़े खिलाड़ियों के पसीने छूट जाते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भी उन्होंने यह साबित कर दिखाया है। दोस्तों, कल रविवार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था। इस खास अवसर पर ऐसे शिक्षक की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाई स्कूल में पढ़ाया है। जी हां, पटना से सटे बख्तियारपुर के रहने वाले जगत नारायण सिंह श्री गणेश उच्च विद्यालय में शिक्षक थे और उसी स्कूल से नीतीश कुमार ने अपनी 10वीं तक पढ़ाई पूरी की थी। 93 साल की उम्र में भी जगत नारायण सिंह को स्कूल की तमाम पुरानी बातें याद है। जगत नारायण सिंह को इस बात का गर्व है कि जिस छात्र को उन्होंने पढ़ाया है वह आज बिहार के मुख्यमंत्री है। जी हां, बतौर शिक्षक पुरानी बातों का जिक्र करते हुए जगत नारायण सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार स्कूल में अनुशासित रहते थे और शिक्षकों का काफी सम्मान किया करते थे। जी हां, उन्होंने बताया है कि एक बार नीतीश कुमार स्कूल आने के क्रम में मालगाड़ी के डब्बे के नीचे से निकलकर आ रहे थे। उन्होंने नीतीश कुमार को ऐसा करते हुए देख लिया, जिसके बाद स्कूल आने पर उन्होंने नीतीश कुमार को खूब डांटा था। जिसके बाद नीतीश कुमार को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि वे फिर से कभी रेलगाड़ी के डब्बे के नीचे से होकर नहीं गुजरेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जहां किसान केंद्र के विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में महापंचायत कर रहे हैं, वहीं भाजपा नेता वरुण गांधी ने किसानों के समर्थन में समझौता करने का आह्वान किया है। जहां उन्होंने कहा है कि सरकार को उनके साथ सम्मानजनक तरीके से बातचीत को पुनर्जीवित करने और फिर एक आम जमीन पर पहुंचने के लिए उनके साथ काम करने की जरूरत है। जहां वरुण गांधी ने महापंचायत का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुजफ्फरनगर में आज लाखों किसान विरोध में एकत्रित हुए हैं। वे हमारे अपने मांस और खून है, हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से जुड़ने की जरूरत है। जहां उनके दर्द को समझे, उनके दृष्टिकोण और आम जमीन तक पहुंचने के लिए उनके साथ काम करें। जहां रविवार को किसान महापंचायत में अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। किसानों ने अपने संकल्प को दोहराया है कि जब तक उनकी मांगों को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, जिसमें कृषि कानूनों को निरस्त करना शामिल है। इधर महापंचायत को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमला बोला है। जहां उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि गूंज रही सत्य की पुकार, तुम्हें सुनना होगा अन्यायी सरकार।
दोस्तों केंद्र सरकार ने आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 39 दवाओं की कीमतें कम कर दी है। जिन दवाओं की कीमतों में कटौती की गई है उनमें कैंसर रोधी, डायबिटीज रोधी, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीट्रोवायरल, टीबी रोधी दवाओं के अलावा दूसरी दवाएं भी शामिल है जिनका कोविड के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के लोग अब सिर्फ एक क्लिक पर अपने जमीन के 100 साल पुराने रिकॉर्ड को देख सकेंगे। यह क्योंकि बिहार सरकार इसके लिए नया सिस्टम तैयार कर रहा है। यह खबर के अनुसार अब बिहार में सरकारी दफ्तर पर जमीन के दस्तावेजों की खोज के लिए नई व्यवस्था अमल में लाई जा रही है। इस व्यवस्था के तहत जमीन के सभी कागजातों को ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए बिहार के सभी अंचलों में बन रहे अभिलेखागारों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद बिहार में जमीन के फर्जी कागजात बनाकर उसको बेचना या फिर उस पर कब्जा करना असंभव हो जाएगा। इतना ही नहीं, जमाबंदी पंजी का पुराना रिकॉर्ड गायब होने का बहाना भी अब नहीं किया जा सकता है और लोग सही जमीन की खरीदारी भी कर सकेंगे। नई व्यवस्था में डिजिटलाइजेशन एवं स्कैनिंग की कार्रवाई इस प्रकार होगी कि भविष्य में सॉफ्टवेयर के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम और रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को ट्रैक किया जा सके। इस व्यवस्था से जमीन का फर्जीवाड़ा खत्म हो जाएगा और लोग ऑनलाइन जमीन के खतियान के हवाला से लेकर सभी प्रकार के कागजात प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बिहार के सीमांचल मिथिलांचल, पटना, गया, नालंदा, गोपालगंज, समस्तीपुर, दरभंगा समेत किसी भी जिले में रहने वाले लोग अब घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खबर के अनुसार केंद्र सरकार पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। सभी देश के नागरिकों को किसी भी अन्य देश में जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसलिए आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हैदराबाद के सांसद और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के 7 सितंबर के रामनगरी अयोध्या दौरे से पहले ही उनका विरोध शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की जड़ जमाने के प्रयास में लगे ओवैसी के अयोध्या आगमन पर बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी को आपत्ति है। इकबाल अंसारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी मुसलमान अमन पसंद है, इसी कारण यहाँ के सभी मुसलमानों को असदुद्दीन ओवैसी से सावधान रहने की जरूरत है। उनके दौरे को लेकर मुस्लिम समाज ही सवाल खड़ा कर रहा है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को अपनी नफरत तथा धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति को हैदराबाद तक ही सीमित रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हर तरफ अमन चैन है, इसी कारण ओवैसी को यहां नहीं आना चाहिए। इसी कारण ये उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करें। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या धर्म की नगरी है। ओवैसी तो मुस्लिम समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं और दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसमें खुद की अपनी भी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। धर्मों को मानने वाला शख्स ये नापाक काम नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उत्तर प्रदेश के लोगों को हमेशा ही नीचा दिखाने की कोशिश की है, इसी कारण ओवैसी की अयोध्या प्रवेश पर रोक लगी। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 7 सितंबर को अयोध्या रुदौली के दौरे पर रहेंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें राजनीति भी गर्मा गई है और शांति व्यवस्था बिगड़ने जैसे हालात भी पैदा हुए हैं। इसी बीच भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे धर्म को लेकर विचार पेश करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो एक कार्यक्रम का है जिसमें रामेश्वर शर्मा कहते हैं कि हमारा ईश्वर राम है। IIT किए हुए मुस्लिम युवक हाजी बनकर घूम रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को तिलक लगाने में शर्म लगती है और मंदिर जाने में घुटने दर्द करने लगते हैं। ध्यान रखो, अगर उनके धर्म का मुकाबला करना है तो फिर जितनी कट्टरता धर्म के प्रति वे ला रहे हैं उनसे आगे निकलना है तो फिर उनसे ज्यादा कट्टरता हिंदुस्तान और धर्म के प्रति हमें लाना पड़ेगा। ज्यादा सेकुलर बने तो फिर सब कुछ लूट जाएगा। रामेश्वर शर्मा ने आगे कहा है कि वे लोग बेईमान और दोगले हैं जो हिंदुओं को सहानुभूति पूर्वक कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। यह धर्मनिरपेक्ष कुछ नहीं होता, हम सनातन हैं, हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। दोस्तों बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शनिवार को बताया है कि बाल हृदय योजना के तहत 5 महीने के दौरान दिल में छेद से पीड़ित 95 बच्चों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। इस योजना के तहत ऐसी समस्या से जूझ रहे 69 बच्चों का 7वां दल ऑपरेशन के लिए बहुत जल्द अहमदाबाद भेजा जाएगा। 21 बच्चों का पहला दल 2 अप्रैल 2021 को भेजा गया था। बिहार सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था ताकि बच्चों में नई जान आ सके।
दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। जो वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब लाभार्थी सितंबर महीने से अपने पसंद के राशन डीलर के यहां से राशन उठा पाएंगे। यानी कि अब आप राशन के डीलर को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं। इसे लेकर सरकारी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपके पास राशन कार्ड लेकर राशन लेने के लिए आए, चाहे वह आपके यहाँ लाभुक नहीं हो, लेकिन किसी को वापस नहीं लौटाना है, दूसरे डीलर के राशन कार्ड धारक भी अगर आपके पास राशन लेने के लिए आए तो उसे हर हाल में राशन आपको देना ही होगा। दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में बिहार के किसान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जब बिहार के पूर्व मंत्री अखलाक अहमद के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। जहां उनका कहना है कि आज इस महापंचायत में जो भी निर्णय लिया जाएगा उस फैसले को वे बिहार में जन जन तक पहुंचाएंगे। जी हां, बिहार के पूर्व मंत्री अखलाक अहमद ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में कहा है कि पंचायत में बिहार ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और जिन तरीके से इस महापंचायत में किसान मित्र हैं उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब किसान क्रांति आने वाली है। जी हां, उन्होंने कहा है कि बिहार क्रांति धारा है और चंपारण से कई क्रांतिकारी उद्देश्य हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत बिहार से की जा रही है उसको लेकर बिहार के किसान बेहद दुखी हैं। यही वजह है कि किसान इस महापंचायत में पहुंचकर अपनी व्यवस्था, अपनी पीड़ा बयां कर रही है। जी हां, बिहार के पूर्व मंत्री अखलाक अहमद ने कहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों ने अपनी जमीन दी तो 3 साल बाद किसानों की जमीन या तो बैंक ले लेगा या फिर उद्योगपति। दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश में बकरी पालन शुरू करने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। इन राज्यों में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ने बकरी मित्र मोबाइल ऐप बनाया है, जिसमें इन राज्यों की बकरी की नस्ल और उनकी खरीद बिक्री की पूरी जानकारी दी गई है। ऐप राज्यों के बकरी पालकों की मदद, पशु चिकित्सा और वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के बकरी मित्र मोबाइल ऐप में बकरी पालकों को वैज्ञानिक बकरी पालन के विभिन्न पहलुओं जैसे नस्ल, पोषण, स्वास्थ्य, प्रजनन, विपणन, आवास और सामान्य प्रबंधन की जानकारी दी गई है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय पशुधन शोध संस्थान नैरोबी, केन्या की मदद से बनाए गए मोबाइल ऐप बकरी मित्र में संसाधन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण और कार्यक्रमों के बारे में भी बताया जाता है। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से वैज्ञानिक और बकरी पालकों को सीधे जोड़ने का भी प्रयास किया गया है। दोस्तों, बिहार देश के उन चंद राज्यों में शामिल है जहां हर साल बाढ़ आती है और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। इस बीच बाढ़ के हालात और इससे बनने वाली परिस्थिति के बारे में मुजफ्फरपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बिहार में आने वाली बाढ़ को आर्टिफिशियल करार दे दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि बिहार को नेपाल सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जल संसाधन मंत्री ने कहा है कि हम लोग बात कर रहे हैं और भी कई तरह बात कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि जो पहले था उससे तो कम हो रहा है। जी हाँ, हम बांध की रखरखाव पर ज्यादा काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि कहीं रोड टूट रहा है, कहीं पुल पुलिया खतरनाक स्थिति में है, तो उसके लिए हर विभाग को अलर्ट किया गया है। जी हाँ, उसे तुरंत बना देने के लिए एक दूसरे से समन्वय से जो हो रहा है वह काम अच्छा हो रहा है। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करने के दौरान उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बताया है कि बिहार में तो आर्टिफिशियल बाढ़ ज्यादा है, सबसे ज्यादा नेपाल प्रभावित करता है। इसके लिए भी सरकार के स्तर से बातचीत की जा रही है। दोस्तों, बिहार में सीटीटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वे सभी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं कल शिक्षक दिवस के अवसर पर बीटीटी और सीटीटी पास अभ्यर्थी पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग के बाद अब तीसरे चरण के काउंसलिंग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सभी कल पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौन धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इन अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश और निराशा भी है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिला है, जिसके कारण इन अभ्यर्थियों के सामने बेरोजगारी, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इसके कारण ये अभ्यर्थी आंदोलन करने के लिए मजबूर है। इनका कहना है कि बिहार सरकार के द्वारा नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करवाने में काफी शिथिलता बरती जा रही है। इन अभ्यर्थियों की 3 मुख्य मांगे हैं। पहला, तीसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि जल्द जारी हो। दूसरा, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र के विवरण की स्थिति तय हो। और तीसरी मांग में ये लोग सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार हम लोगों की मांग जल्द पूरी नहीं करती है तो हम सभी अभ्यर्थी विशाल आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
दोस्तों बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, पटना, गया, भागलपुर, समस्तीपुर, नालंदा सहित किसी भी जिले में रहने वाले लोगों की अगर जमीन का कागजात खो गया है तो लोग ऑनलाइन की मदद से मात्र 1 मिनट में अपने जमीन के कागजात निकाल सकते हैं और इसे डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में ऑनलाइन के दौरान निकाला गया कागज सभी जगह पर मान्यता होगा। इसका इस्तेमाल आप जमीन बेचने खरीदने के साथ साथ जमीन का सर्वे कराने तथा कोर्ट या फिर एग्रीमेंट बनाने में भी मदद ले सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में जमीन के कागजात को निकालने के लिए भूमि राजस्व एवं सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.bhumijankari.gov.in पर विजिट करना होगा। इस वेबसाइट की मदद से जमीन के कागजात निकाल सकते हैं। दोस्तों बिहार के शहरी निकायों में मोबाइल टावर या फिर अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने को लेकर अब आवेदकों को अलग अलग सरकारी विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जी हां, अब सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन को मंजूरी दी जाएगी। जी हां, बिहार मोबाइल टावर, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और संबंधित दूरसंचार और संरक्षण नियमावली 2020 की मंजूरी मिलने के बाद मोबाइल टावर या फिर अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के से संबंधित आवेदकों को ऑनलाइन ही वेबसाइट www.rawbihar.in पर मंजूरी दी जा रही है। यह बिहार सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग को इसके लिए नोडल मनोनीत किया है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 3918 ऑनलाइन आवेदन मिले हैं, जिनमें से 25 को NOC दी जा चुकी है। यह नियमावली के तहत सबसे अधिक 270 आवेदन पटना जिले से मिले हैं। इसके साथ ही पूर्वी चंपारण, नालंदा और मुजफ्फरपुर जिले के लिए भी करीब 200 या फिर उससे अधिक आवेदन मिले हैं। यह सबसे कम 27 आवेदन शिवहर और 28 आवेदन अरवल जिले में मिले हैं। दोस्तों बिहार में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दर में 15 रुपए तक की रोजाना वृद्धि हो सकती है। आगामी 1 अक्टूबर को इस वृद्धि का लाभ बिहार के 3 करोड़ से अधिक मजदूरों को मिल सकेगा। श्रम संसाधन विभाग ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सरकारी कर्मियों को सरकार महंगाई भत्ता देती है, उसी के तर्ज पर उपभोक्ता सूचकांक को आधार बनाकर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जाती है। चूंकि केंद्र और राज्य सरकार ने हाल ही में कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, इसी को देखते हुए श्रम संसाधन विभाग ने भी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया है। यह विभाग की ओर से बनाए जा रहे प्रस्ताव को जल्द ही न्यूनतम मजदूरी परामर्शदाता त्रिसमिति को भेज दी जाएगी। दोस्तों आरएसएस पर दिए गए बयान के चलते राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। आरएसएस पर दिए गए उनके बयान को लेकर गोपालगंज में उनके खिलाफ परिवारवाद जारी किया है। जी हाँ, संघ की यानी कि आरएसएस के कार्यकर्ता नीलमणि शाही ने गोपालगंज सीजीएम कोर्ट में जगदानंद सिंह के खिलाफ परिवारवाद दायर करके उनके मानसिक रूप से परेशान होने और फिर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। यह शाही के मुताबिक उन्होंने न्यूज चैनल में देखा था कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरएसएस की तुलना तालिबान से की थी। नीलमणि शाही ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस भारत की राष्ट्रभक्त संगठन है जो देश हित में काम करती है, लेकिन आरजेडी के कद्दावर नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरएसएस के खिलाफ गलत टिप्पणी की है। जहां उनके दिए गए बयान को सुनने के बाद से वे सदमे में हैं। इसको लेकर उन्होंने सीजीएम कोर्ट में परिवारवाद दायर किया है। जहां अब इस केस की सुनवाई अगले तिथि को होगी। दरअसल जगदानंद सिंह ने पिछले कुछ दिनों आरएसएस की तुलना तालिबान से करते हुए कहा था कि जैसे तालिबान अफगानिस्तान में कत्लेआम कर रहा है, देश में आरएसएस भी वही कर रहा है। जहां दोनों कट्टरपंथी संगठन है। उनके इस बयान को लेकर लगातार लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दोस्तों हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जहां यह दिन शिक्षकों को समर्पित है। अपने छात्रों के जीवन को आकार देने में उनकी भूमिका को लेकर उनके सम्मान में समारोह आयोजित किए जाते हैं। जहां यह दिन विद्वान और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। जहां एक सम्मानित शिक्षाविद राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। उनका जन्म एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उन्होंने द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर पुस्तक लिखी, जो उनके पास दर्शनास्त्र में मास्टर डिग्री थी और उन्होंने भारतीय दर्शन को वैश्विक मानचित्र पर रखने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। उनका एक लंबा अकादमिक करियर था और उन्होंने चेन्नई के प्रेसिडेंट्स कॉलेज और कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। यहाँ तक कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 1936 से एक पद पर रहते हुए ऑक्सफोर्ड में पूर्वी
धर्म और नैतिकता भी पराया। 1962 से जिस वर्ष उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, शिक्षक दिवस उनके जन्मदिन पर उनके काम को याद करते हुए मनाने का निर्णय किया गया। यह डॉक्टर राधाकृष्णन ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने और फिर शिक्षा की शक्ति से दुनिया को आकार देने में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में घिरे रहते हैं। वे लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके चलते सियासी हलचल पैदा हो रही है। इसी कड़ी में उन्होंने पटना की इस्कॉन मंदिर प्रबंधन पर बड़ा आरोप लगाया है। यह मंदिर प्रबंधन को लेकर उन्होंने विवादित बयान दे डाला है। तेज प्रताप यादव का कहना है कि पटना के इस्कॉन मंदिर में धर्म की आड़ में गलत काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने उनके पास इस बात के सबूत होने की भी बात कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि मंदिर में महिलाओं और बच्चों का शोषण किया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर में 8 साल के बच्चे के साथ शोषण हुआ। साथ ही इसका सबूत उनके पास होने और फिर इसे जल्द सभी के सामने लाने की बात कही है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने ये सभी बातें अपने सेकंड लालू तेज प्रताप यादव के फेसबुक पेज पर लाइव आकर कहा है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि 4 लोग मिलकर दुर्गंध मचा रहे हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।